बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 28 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2021। आज की हमारी टॉप स्टोरी ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियाँ शहबाज शरीफ का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। सब्र का पैमाना लबरेज़ होने के बाद शहबाज शरीफ ने एक ही सांस में अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ और बड़ी भतीजी मरियम नवाज़ को खरी खरी सुना दी हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ साथ नून लीग के जिन रहनुमाओं की तरफ से कश्मीर के इंतखाबात में धांधली का बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, नवाज़ शरीफ ने कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के उस बयानिए को अपने पाँव तले रोंद दिया है। नवाज़ शरीफ ने जहाँ कश्मीर के इंतखाबात में नवाज़ लीग की नाकामी का वाशगाब अल्फाज में एतराफ़ कर लिया है, वहीं शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की नाकामी की 5 वजूहात भी बयान की हैं। कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की नाकामी की वो 5 वजूहात कौन सी हैं और शहबाज शरीफ ने किस अंदाज से और किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को खरी खरी सुनाई हैं, ये तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को एक साथ किस तरह का रिलीफ मिला है। लेकिन इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आज चूँकि 28 जुलाई का पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा दिन है, आज के रोज़ ही ठीक 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से मुतफ़िक़ा तौर पर नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा के मनसब से नाअहल करार दिया गया। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नवाज़ शरीफ को इकामे की बुनियाद पर पनामा केस में अपने बड़े बेटे हसन नवाज़ से तनख्वाह ना लेने के मामले पर नाअहल करार दिया था, बल्कि 28 जुलाई 2017 के उस फैसले में 5 जजेस ने नैब को नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के ख़िलाफ़ यानी नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी दिया था। चौथा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 जुलाई के फ़ैसले में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के ख़िलाफ़ दायर करने का हुक्म दिया गया था। आज नाज़रीन, जब यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया था तो नवाज़ शरीफ की जानिब से अदालती फ़ैसले पर यह एतराज़ उठाया गया था कि मुझे वज़ारत उज़्मा से क्यों निकाला गया, मुझे वज़ीर आज़म ऑफ़िस से, मुझे वज़ीर आज़म हाउस से क्यों निकाला गया। तो नवाज़ शरीफ का जो मुझे क्यों निकाला गया का सफ़र 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था, उसे आज 4 साल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी नोट करने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 रेफरेंस शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नैब को एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म दिया था, आज 4 सालों में मुबैना करप्शन के वो सिर्फ 4 रेफरेंस हैं जिन पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से फ़ैसला हो सका है। पनामा स्कैंडल के बाद फेक अकाउंट केस का, जाली अकाउंट केस का स्कैंडल भी सामने आया, उस पर तहकीकात भी की गई, GIT भी बनाई गई, नैब की जानिब से रेफरेंस भी दायर किए गए। लेकिन इन तीनों केसेस के अलावा यानी जो 3 रेफरेंस शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालतों में दायर किए गए थे, उन 3 रेफरेंस के अलावा कोई भी ऐसा केस जो करप्शन के ज़ुमरे में आता था, जो फेक अकाउंट केस के मामलात में आता था, किसी भी करप्शन के उस केस का अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से फ़ैसला नहीं हो सका। इसे बदकिस्मती कहा जाए, क्या क्या कहा जाए, लेकिन बहरहाल आज के रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को पनामा स्कैंडल पे नाअहल करार दिया था। ये आपको मैंने याद कराना था और इसलिए याद कराना था कि 4 साल पहले मुझे क्यों निकाला का जिस सफ़र का आगाज़ हुआ था, उसे आज 4 साल हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की नाकामी की कौन सी 5 वजूहात बयान की हैं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को किस अंदाज से किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खरी खरी सुनाई गई हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने दुनिया अखबार को एक इंटरव्यू दिया उस्मान गनी साहब को, जिसमें शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुहिम में हम अपनी कारकर्दगी बताते, यानी शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन चलाई, उसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया, लेकिन नून लीग की जो 2016 से लेकर 2021 तक कश्मीर में हुकूमत थी और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस नून लीग की जानिब से पेश की गई, उस कारकर्दगी का जिक्र मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीरों में नहीं किया।
शहबाज शरीफ ने आगे चल के ये भी कहा कि कश्मीर के इलेक्शन में हमारे पास कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ था, हमारी वो कारकर्दगी बताई जाती। यहाँ पर आप नाज़रीन को एक ख़बर और भी दे देते हैं कि शहबाज शरीफ की अपनी ज़ाती दिलचस्पी थी, वो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन मुहिम की ज़िम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज़ को सौंपी गई थी, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ कश्मीर के इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो पहली जो वजह शिकस्त की शहबाज शरीफ ने बयान की है वो ये है कि मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीरों के दौरान कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान जो 5 साल की नून लीग की कारकर्दगी थी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि शहबाज शरीफ समझते हैं कि 5 सालों में नून लीग की ऐसी कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पर आवाम से वोट मांगा जा सकता था। दूसरी जो वजह बयान की गई है शहबाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ का यह कहना है कि ज़रूरत इस समर की थी, मतलब शहबाज शरीफ का ये कहना था जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि ज़रूरत इस समर की थी कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान कि यहाँ से ऐसा पैगाम जाता जिससे कश्मीरियों को हौसला मिलता, हिंदुस्तान दबाव में आता, मोदी सरकार को पता चलता कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़े हैं, कश्मीरियों को भारत के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता, कश्मीरियों को भारत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, हमने कौमी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। यानी मरियम नवाज़ की जानिब से जो कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भारत के, मोदी सरकार के, भारतीय अफवाज के जो मजालिम थे, जो जुल्म बर्बरियत थी, जिस तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जुल्म किया जाता है, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उसका जिक्र नहीं किया गया। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि चूँकि कश्मीर का जो प्राइमरी मसला है वो यही है जो कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर भारत ने गासबाना कब्ज़ा कर रखा है, उसका मरियम नवाज़ को अपनी तकरीरों में ज़िक्र करना ज़रूरी था। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने ये कौमी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। तो टारगेट जो है वो शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को किया और कहा यह है कि जिस अंदाज से मोदी सरकार को हिट करना चाहिए था, मरियम नवाज़ ने मोदी सरकार को, भारतीय फ़ौज के मजालिम का ज़िक्र नहीं किया। तीसरी जो बात शहबाज शरीफ कहते हैं जो उन्होंने, बल्कि इसको तो आप यूँ भी कह सकते हैं जिस तरह से शहबाज शरीफ ने यह इंटरव्यू दिया है कि वो पंजाबी की जो एक मिसाल है कि सुनाना तीनू तो अपना कहना तीनू तो सुनाना जो है नोनू, ये मिसाल जो है वो शहबाज शरीफ के इस बयान पे बड़ी ही सादिक आती है। तीसरा उन्होंने बयान किया शहबाज शरीफ ने कि हमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादतियात से ऊपर उठना होगा। यानी शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ से कह रही हैं कि कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान मरियम नवाज़ ने सिर्फ इमरान खान को टारगेट किया, सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, सिर्फ इमरान खान को मरियम नवाज़ की जानिब से हिट किया गया। हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठना होगा और बाकी चीज़ों को भी अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में उसका जिक्र करना होगा। चौथी जो वजह बयान की गई कि आज सियासी क़ुव्वतें और रियासती इदारों के दरमियान कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। यहाँ पर शहबाज शरीफ जहाँ नून लीग की नाकामी की वजूहात बता रहे हैं, वहीं शहबाज शरीफ इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि हमें रियासती इदारों के साथ मफाहमती रवैये के साथ चलना चाहिए, हमें फ़ौज के साथ, हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमें ISI के साथ जो है वो मुफाहमाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। शहबाज शरीफ ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि हमारा दुश्मन मुंह खोले खड़ा है, लेकिन हमें आपस में हिसाब बराबर करने की ज़रूरत जो है वो लेकिन हमें आपस में हिसाब बराबर करने से फुर्सत नहीं मिल रही। ये रुझान मुल्क व कौम के लिए परेशान कुन है। बदकिस्मती से नौश्ता दीवार हम नहीं पढ़ पा रहे, हमें इसका एहसास भी नहीं है। यानी ये इस बयानिए की वजह से जो मुज़ाहमत का बयानिया मरियम नवाज़ ने अडॉप्ट कर रखा है या नवाज शरीफ ने अडॉप्ट कर रखा है, इससे हमें जो नौश्ता दीवार, जो दीवार पे लिखी हुई चीज़ है, जो हकीकत है, हम उसका एहसास नहीं कर रहे, हम उस नौश्ता दीवार को पढ़ नहीं रहे कि इसका मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इक़्तिदार में आना है अपने इस इंटरव्यू में, तो हमें रियासती इदारों के साथ मुफाहमत का रवैया अख्तियार करना होगा। पाँचवीं जो बात शहबाज शरीफ कहते हैं अपने इंटरव्यू में, अपने इस बयान में, वो शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जो एक उम्मीद होती है जब इलेक्शन मुहिम चल रही होती है, तो जो लीडर्स होते हैं सियासी जमातों के, उनकी जानिब से अवाम को एक उम्मीद दिलाई जाती है, एक उम्मीद दी जाती है कि अगर हमें इक़्तिदार मिला, हमें अगर वोट दिए गए तो हम फ़लाँ काम करेंगे, सेहत के हवाले से ये मंसूबे लेके आएंगे, तालीम के हवाले से हमारे मंसूबे ये होंगे, डेवलपमेंट के हवाले से हम ये काम करेंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारी हिकमत अमली ये होगी। तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज़ ने तकरीरें की कश्मीर की इलेक्शन मुहिम के दौरान, उसमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने जब 23 जुलाई को बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुज़फ़्फ़राबाद का जलसा कवर किया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये उम्मीद दिलाई कि जब
11 سے لے کے 2016 تک کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے اس 5 سالہ دور میں 11,000 نوکریاں دی گئیں، ملازمین کی تنخواہوں میں 175% اضافہ کیا گیا، پینشن میں اضافہ کیا گیا، اور بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ جو کام پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیے تھے، ان تمام کاموں کو، ان تمام جو کوششیں تھیں، جو فیصلے لیے گئے، انہیں یاد کرایا گیا کہ ہم نے اپنے دور میں کشمیر کے عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے فلاں فلاں کام کیے تھے، فلاں فلاح و بہبود کے منصوبے کیے تھے، تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا، پینشن میں اضافہ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ امید بلاول بھٹو نے یہ دلائی کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو تنخواہوں میں اضافہ بھی کریں گے، لوگوں کو روزگار بھی دیں گے، نوکریوں پہ بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک امید دلائی گئی، اور اسی روز وزیر عمران خان نے باغ میں جلسے سے خطاب کیا، آزاد کشمیر میں ایک اور جگہ پر خطاب کیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے جہاں اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا، بھارتی افواج کے، بھارتی جو حکومت ہے ان کے جو مظالم ہیں مقبوضہ کشمیر پر، ان کا احاطہ کیا گیا اپنے اس خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ وہیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں کشمیریوں کو امید بھی دلائی کہ اگر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں آنے کے بعد ہم کشمیر کے عوام کے لیے یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ سیاستدان جب الیکشن مہم کے دوران کوئی وعدہ کرتا ہے، اسے پورا کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن بہرحال عوام جو ہے وہ سیاسی لیڈروں سے، سیاسی رہنماؤں سے ایک اچھے کی امید لگا کے رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی تقریروں میں، ان کے خطاب میں، ان کے بیانات میں وہ امید موجود نہ ہو تو پھر عوام جو ہے وہ کسی دوسرے لیڈر کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5 وجوہات جو ہیں وہ شہباز شریف نے اپنے بیان میں ذکر کر دیا ہے کہ کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ کو آخر ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اور اسی بیان کے اندر ایک میسج بھی موجود ہے مریم نواز کے لیے، ان کے بڑے بھائی نواز شریف کے لیے، گو کہ ڈائریکٹ جو ہے مخاطب نہیں تھے مریم نواز اور نواز شریف، لیکن جیسے میں نے مثال دی ہے کہ پنجابی کی جو مثال ہے کہ جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ سنانا تینوں تے کہنا نو نو، تو یہ اس کے مترادف ہی ہے، اور یہ صادق آتی ہے شہباز شریف کے بیان کے اوپر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا گیا تھا، اس پر نیب کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو نواز شریف کو ضمانت پر رہا کیا گیا، نواز شریف کی اس ضمانت کو منسوخ کیا جائے، لیکن ججز کی جانب سے نیب سے کہا گیا کہ جب اس سارے کیسز میں ان اپیلوں میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا جا چکے ہیں، اور وہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد نواز شریف کی ضمانت منسوخی کی وجہ کیا باقی رہتی ہے؟ یہ معاملہ تو غیر مؤثر ہو چکا ہے، جس کے بعد عدالت نے نواز شریف کی ضمانت منسوخی کی نیب کی اس درخواست کو خارج قرار دے دیا، غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے۔ لیکن جو فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں سزائیں بڑھانے کے لیے نواز شریف کی بریت کے خلاف جو نیب کی اپیلیں تھیں، انہیں بالترتیب 21 ستمبر اور 28 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیو یارک میں سابق صدر آصف علی زرداری کا مبینہ فلیٹ نکلا ہے، اس فلیٹ کی خریداری کے معاملے پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ آج نیب کے وکلاء پیش ہوئے، اور نیب کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کیس میں تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت طلب کی۔ عدالت کی جانب سے نیب کو نیو یارک فلیٹ سے متعلق اپنا تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی گئی ہے، اور جو آصف علی زرداری کی 28 جولائی تک عبوری ضمانت تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 24 اگست تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی اب 24 اگست تک جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری عبوری ضمانت پر ہوں گے۔ لیکن نیب کے وکلاء نے آج عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ ضرور دے دیا ہے کہ ابھی تک اس کیس میں نیو یارک فلیٹ کی خریداری کے اس معاملے میں جو تحقیقات نیب کے تفتیشی کر رہے ہیں، جو نیب کے افسران کر رہے ہیں، اس کیس میں تاحال جو ہے وہ آصف علی زرداری کا جو وارنٹ آف اریسٹ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔